हाय, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जिंदगी का सफर। एंड जब हम लोग जिंदगी के सफर के बारे में बात करते हैं, अ, मेरे को एक काफी डिफिकल्ट चीज लगती है, बिकॉज एवरी टाइम मेरी वाइफ बोलती है कि वो आप जाके मतलब धनिया लेके आ जाओ। मैं जाके कंफ्यूज हो जाता हूँ, धनिया कौन सा है और मतलब पुदीना कौन सा है। तो वो पूछना पड़ता है मेरे को, अरे भैया वो दे देना वगैरह, विच वन इज व्हाट एवरी टाइम, एंड दिस हैज बीन happening for the last 20 years. But what you see behind here is we had, as a group of friends, we decided हम लोग we will do a plantation which is there. And then one of our friend, she decided that she is going to get all the different plantation के छोटे छोटे saplings had got. एंड उसको हम लोग सब पूछते थे, अरे ये कौन सा है, एंड शी वाज एबल टू से ये तो वो झाड़ है, ये तो मैंगो ट्री है। तो हमको तो मैंगो देख के समझता है कि मैंगो ट्री है। So she is joining here, and Dr. Vinda will be joining, has joined us from Nagpur. And it's not only about her knowing about nature and about herbs and other things, because she's a doctor of Ayurveda. I also and many of our friends, we always go to her to figure out in case we need any kind of help on Ayurveda. Yeah, and she creates everything. So what she is going to be doing today is talking about her Zindagi Ka Safar and telling us little bit more about how this science works and other way. So Vrunda, welcome to this particular show. Um, Thanks a lot for taking the time out. तो थोड़ा सा बताइए, let's start from the initial कि आपके मतलब your schooling and how was it growing up with your siblings and all. Thank you, Tuhin. Can you hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you. Is it clear? Perfect. Thank you for inviting me here. I'm actually I'm basically from Nagpur. My parents, my father was from UP and mother Okay. from MP. अच्छा. So even though I'm a Maharashtrian, but Okay. हमारे घर में से mixed ये था अच्छा. culture. The culture is not 100% Maharashtrian. Now I can make out. हम लोग धर्मपेट में पहले रहते थे till fourth standard I went to Indira Convent and Indira Convent and pure convent school. फिर 74 में हम लोग इधर हमारा घर बना था तो हम वर्धा रोड पे शिफ्ट हुए सब। और my father being a lawyer, he used to take, but timings एकदम exact match होते थे. He used to take us to school, and while coming back from court, he used to pick us up. On his way, it was. तो हम till fourth सब manage हुआ, and me and my elder brother, he is 1 year older than me. हम लोग स्कूटर पे जाते थे पिताजी के साथ। वो मेमोरीज है एकदम ये है कि पेरेंट्स का एकदम इन्वॉल्वमेंट था। फिर बाद में मेरे से और एक छोटा भाई भी है। दैट टाइम स्कूल्स इतने ये भी नहीं थे स्ट्रिक्ट कि मेरे साथ मेरा छोटा भाई आ जाता था, वो भी मेरे क्लास में बैठता था। हाँ, और दे यूज्ड टू अलाउ। वो मेरी सब फ्रेंड्स को अभी भी याद है, मेरा भाई मेरे बाजू में बैठता था फुल टाइम मैंने पूरा क्लास। एंड टीचर्स यूज्ड टू नेवर पुट प्रेशर ऑन हिम, और दे वोंट से कि वो क्यों आया है, क्यों बैठा है। वो मेरे बाजू में ही बैठता था। स्कूल में उसको आना है, ही यूज्ड टू क्राई एट होम कि स्कूल में जाना है, वहां के मेरे बाजू में। वहाँ टीचर्स भी फिर तो ये ऐसे मेमोरीज वो स्कूल की अच्छी है बहुत। फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड से सोमलवार में आए हम लोग सब सोमवार। और फिर यहाँ ये घर हमारा इतना बाहर था नागपुर के, नहीं तब दैट टाइम वर्धा रोड यानी अजनी स्क्वायर वाज द बाउंड्री। आई थिंक अजनी वाज बाउंड्री। जेल रोड वो लास्ट था, नीरी का कंपाउंड, ऑल ग्रीनरी, उसके बाद पूरे खेत थे। तो हमारा एक बंगलो था, तो वहाँ लैंडमार्क हो गया था वो कि इनके घर के पीछे, इनके घर के सामने, इनके बाजू में इधर। तो वहां से 1 किलोमीटर दूर वो हम लोग अब सोचते हैं कि इवन बाद में कितने सालों बाद अभी बैंक ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्शन हुआ सामने, बैंक ऑफ इंडिया वहां, तो पेपर में भी आया था अपोजिट एनबी कॉलेज बंगलो। ऐसे वो एक हम लोग है इतने आइसोलेटेड थे वहां, तो हम लोग आपस में ही बहुत, वी वर वेरी क्लोज है हम सिबलिंग्स भाई, और दिन भर खेलते थे। वर्धा रोड आज का और हमारे टाइम का बहुत अलग था। हम लोग बाहर खेलते थे वर्धा रोड पे, टायर चलाते थे सब।
नॉर्मल चाइल्डहुड गेम्स मेरे लिए एक इतना ये हुआ कि मेरे दोनों भाई ऐसे एकदम क्लोज, एज गैप बहुत कम है, तो हम तीनों बहुत खेलते थे, ऑल आउटडोर गेम्स। और पेरेंट्स ने कभी बोला नहीं कि लड़की है तो ये नहीं करना, वो नहीं। उनके साथ पूरा सिर्फ कपड़े सिर्फ गर्ल्स के, अदरवाइज पूरे बॉयज के गेम खेलती थी। वो ही कंटिन्यू रहा। और आउटडोर में बहुत ज्यादा एक्टिव थी मैं। फिर सोमलवार में 5th 6th 7th तो कुछ नहीं, लेकिन स्कूल में मैं आई वाज वेरी सिंसियर और स्टूडियस थी, तो कभी कंप्लेंट स्कूल से भी नहीं आई, और आई यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो सोमलवार में बहुत स्ट्रिक्ट था एकेडमिक, दे यूज्ड टू ओनली सी एकेडमिक परफॉर्मेंस, बाकी इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मैं 8th स्टैंडर्ड में आई यूज्ड टू गो अलोन टू यशवंत स्टेडियम सुबह 5:30। स्पोर्ट्स एंड इतना ज्यादा मैं एथलीट थी, तो वहां जाके यशवंत स्टेडियम को 3 राउंड करने के बाद फिर एक्सरसाइज, फिर जो गेम खेलने मिलता था वो खेलती। और फिर भगिनी मंडल जाती थी, वहां भी टेबल टेनिस खेलती। और फिर हमारे स्कूल के जो टीचर थे, उन फिजिकल एजुकेशन के, जो उनके लिए एक ऐसे था कि कोई भी टीम में मुझे एक प्लेयर नहीं है तो इसको डाल दो। तो मैं तब ऑलमोस्ट एवरी गेम आई हैव टच्ड, एंड सभी जैक ऑफ ऑल ऐसा था मेरा। और कभी नहीं, अभी तो सुनते हैं साइकिल पोलो भी मैंने खेला है। रेशिमबाग ग्राउंड जाके वहां साइकिल पोलो, टेबल टेनिस वगैरह तो रेगुलर था। फिर 11th में सोमलवार मैंने परसेंट अच्छे थे, और फिर इसलिए मैंने 2 ही जगह अप्लाई किया था एप्लीकेशन में। एक सोमलवार अपना स्कूल था इसलिए, एंड सेकेंड शिवाजी साइंस, वो ज्यादा क्लोज था मेरे घर से। और हम लोग सोमलवार में बहुत हो गया, अभी मैं शिवाजी साइंस जाना, मेरा ये था कि शिवाजी साइंस में ही करना है, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर वहीं पे थी। अच्छा। तो हाँ, भाई भी वहां, तो फिर मुझे भी था कि मैं भी वहीं जाऊं। लेकिन मेरे लिए कि इतना ये था कि वहां मेरा नाम ही नहीं लगा लिस्ट पे। और हाँ, फॉर्म भरा था, सब कुछ मेरे पास, स्लिप थी, लेकिन जब एडमिशंस के लिए गए सबके नाम थे, मेरा नाम ही नहीं था। तो मैं से कि ठीक है, नहीं हुआ। फिर सोमलवार में एडमिशन ले ली। फिर 1 या 2 महीने बाद, आई थिंक 2 महीने हो चुके थे, मैं ट्यूशन में, हम लोग मैं मोनाफो के, हम लोग ऐसे बैठे थे बायोलॉजी के ट्यूशन में। और मैंने ऐसे पूछा कि तुमको कितने परसेंट थे, शिवाजी साइंस में हो? तो उसने बताया। फिर मैंने सोचा मुझे क्यों नहीं एडमिशन मिली। और 2-3 लोगों से फिर पूछा मैंने, तो मुझे लगा कि इनको मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। तो फिर मेरे घर में फोन था, हम लोग, हमारा घर है ने सिर्फ फार्म हाउस टाइप ही था, अलग। तो फोन एक नेसेसिटी थी वहां, तो हमारे घर में फोन था। लेकिन घर से मैंने फोन नहीं किया, मैंने डायरेक्टरी में से प्रिंसिपल LD देशमुख का नंबर निकाला, और फिर पोस्ट ऑफिस में जाके मैंने फोन किया। और उनको फिर मैंने कहा कि मैंने फॉर्म भरा था और मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिली, अब बाकी मेरे से थोड़े कम परसेंट को भी मिली है। तो बोले बेटा मैं ऐसी बातें फोन पे नहीं कर सकता, तो आप कॉलेज में आइए। तो फिर मैं कॉलेज में, फिर मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया कि वो डांटेंगे, इसलिए कि अभी सोमलवार में जा रही हो तो क्यों चेंज करना है। बराबर। लेकिन मैंने कहा मैंने फोन तो किया है, उन्होंने बुलाया, जाना चाहिए। तो मैं कजिन को लेके गई। तो मेरी मेरे से बड़ी है 15 ईयर्स। मैंने उसको बताया मैंने आज ऐसे ऐसे काम किया है, तो बोले चलो। हम दोनों गए, और वहाँ LD देशमुख सर ने उसको बोला कि मैं एडमिशन तो इसको देता हूँ, दिस इज यानी हमारी मिस्टेक है। एंड उन्होंने वो स्लिप बताई ऑफिस में कि ये देखो इसका एडमिशन क्यों नहीं हुआ। तो फॉर्म ही मेरा मिसप्लेस हुआ था। हाँ, तो वो लोग बोले नहीं, वो बोले ढूंढो इसका एडमिशन, इसको चाहिए है, इसको यहीं सीखना है। और फिर मुझे बोला कि आपको क्या करना है बड़ा 12th के बाद? मैंने कहा डॉक्टर बनना है। तो बोले नहीं, इसको तो एडमिशन मैं देने वाले हूँ, और अभी तो एडमिशन फुल है, मैं मैनेजमेंट कोटा में से एक देंगी। और फिर उन्होंने मैनेजमेंट कोटा में मेरा एडमिशन किया, और फिर बोले कल से आ जाओ। फर्स्ट डे में शिवाजी साइंस में आई तो यूनिट टेस्ट शुरू थी, और कुछ सिलेबस नहीं पता था, कुछ नहीं। मैं आई थिंक इंग्लिश का ही पेपर था, तो
तो वैसे शिवाजी साइंस शुरू हो गया, लेट, सबसे लेट एडमिशन। या लेट, बट आई थिंक मानना पड़ेगा, मतलब कि उस उम्र में 15 साल के उम्र में, मतलब हैविंग द करेज की, मतलब एक थोड़ा डर लगता है ना प्रिंसिपल, और फिर ऐसे डर लगते मतलब टीचर्स प्रिंसिपल हो गए ऐसे, बट आपने किया, चलो अच्छी बात पता है। नहीं बहुत तो करेजस तो उसी इसमें एटलीस्ट मतलब वी हैव सम एसोसिएशन की, आपके जैसे मतलब पढ़ंतु लोग वेर देयर इन द शिवाजी साइंस, तो थोड़ा हमारा भी स्टेचर बढ़ गया। सो एंड आई थिंक हाँ जी, यू डिड इक्वली वेल, तो उसके बाद आप फिर मतलब यू गॉट इनटू मेडिकल, सो यू गॉट इनटू आयुर्वेदिक थिंग, सो गवर्नमेंट मेडिकल में आप गए थे या गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज? अच्छा, एक्चुअली आई हैड चॉइस इन इट, ऐसे था कि फिजियोथेरेपी थोड़ी इससे मार्क्स मिस किया, मेडिकल एमबीबीएस, तो प्राइवेट में अमरावती या फिर बीजापुर हो रहा था, लेकिन बाहर नहीं जाना, नागपुर में ही पढ़ो ऐसे था घर में। तो फिर फिजियोथेरेपी में हो रहा था जीएमसी, लेकिन पेरेंट्स ने भी बोला कि फिर बीएमएस, और फिर मेरी फ्रेंड थी, उसकी मदर एमबी वहाँ थी जीएमसी में, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो शी सेड कि बीएमएस इज गुड, तो वहाँ कर लो। तो मैंने फिर ऐसे सबका सुन के, पता नहीं था क्या है बीएमएस, लेकिन फिर बाद में बहुत फैसिनेटिंग, सब कुछ अलग है। बीएमएस इज वेरी डिफरेंट कोर्स। Till 12th we have a scientific mind कि body is made up of cells and organs and ऐसे सब tissues। वहाँ जाके totally different, पूरा entirely, यानी you go back 10,000 years back, ऐसा है वो कि वो it's a Vedic। तो हम पूरा modern setup में पूरा वैदिक साइंस पढ़ते, तो मन, आत्मा, बुद्धि, यानी शरीर, यानी सब इतना अलग होता है कि यू नीड लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट इट कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। और फिर इंडियन फर्स्ट ईयर में तो और एक ये रहता है कि क्या पढ़ते क्या समझते हैं, नहीं कुछ भी नहीं समझता है। इंडियन फिलोसॉफी, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, उस पे हाँ उस पे पेपर्स लिखने होते हैं, यानी हम लोगों को वो मार्क्स रहते हैं। तो संस्कृत 400 मार्क्स का अलग एज अ सब्जेक्ट, इट इज इक्विवेलेंट टू बीए संस्कृत, और वो लैंग्वेज प्लस आयुर्वेद हिस्ट्री अलग, ये फिलोसॉफी अलग इंडियन, वो अपना अगर बेस नहीं रहा तो फिर आयुर्वेद समझने में प्रॉब्लम। सो ऐसे इतना ये है, वो कॉम्प्लेक्स कोर्स है, सब कुछ फर्स्ट ईयर में डाल दे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी। तो इतना इन्हें बहुत हेवी है वो, एंड फर्स्ट ईयर इज वेरी, बहुत ड्रॉप आउट्स भी बहुत रहते हैं कि नहीं हो पाता है, फटाफट दूसरी जगह एडमिशंस कर लेते बीएससी वगैरह, लेकिन हम लोग पता नहीं चल रहा, कर रहे थे, बहुत ही बहुत टफ था फर्स्ट ईयर, वेरी टफ। और वो है कि 1.5 ईयर बाद एग्जाम रहती थी, तीन एग्जाम्स after every 1.5 years, तो वो quite a big long period। तो हो गया, संस्कृत के लिए तो ट्यूशन थी, बाकी तो सब पूरा अपना सेल्फ स्टडी। गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा ये भी था, कभी ट्रांसफर हो गई टीचर्स की तो दूसरे आने में टाइम, फिर इवन इंटरनल भी है बाहर के कॉलेज के समटाइम्स, तो पूरा अपना वहाँ यही था फर्स्ट ईयर। और मेरी फ्रेंड थी भैरवी, तो वो जीएमसी में एमबीबीएस के लिए उसने एडमिशन लिया था, तो समर वेकेशन में हम दोनों जीएमसी लाइब्रेरी में जाते थे, तो वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वहाँ पढ़ती थी, मैं भी फिर वहाँ के बुक्स लेके मैं भी पढ़ती थी, आई नेवर क्लोज्ड माई सेल्फ कि मेरा अब यही है। तो एक मन में एक हमेशा कंपैरेटिव स्टडीज रहते हैं, एंड इट इज ऑलवेज गुड टू गेन नॉलेज। तो मैं वहां बैठ के फिर हम डिस्कशंस करें, नोट्स निकालते थे सब। मैं फिजियोलॉजी काफी मॉडर्न इसकी भी पढ़ी। और एक्चुअली हमारे ये टाइम कैसे था कि हमारी सेकेंड बैच थी प्योर आयुर्वेद की थी, उससे पहले मिक्स्ड कोर्स था एलोपैथी एंड आयुर्वेद। तो सब लोग फिर एलोपैथी ही प्रैक्टिस करते थे, और हमारे टाइम एक ही बैच पहले प्योर आयुर्वेद, एलोपैथी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हमारी ये सेकेंड बैच थी।
तो अब फिर तहाँ वो एक ये था पीरियड, बहुत ही चेंज था इन्हें बीएमएस पैटर्न स्टडीज में कि प्योर आयुर्वेद सिखाओ इनको, तो ही ये लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज सब एलोपैथी करते हैं बीएमएस डिग्री लेके। तो फिर हमारे टाइम से यानी शुरू था कि प्योर आयुर्वेद होना चाहिए। तो मुझे फिर अभी दोबारा आई थिंक द चेंज इज हैपनिंग बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट इज सेइंग ना कि आफ्टर द whoever is studying Ayurveda, unko they will do some bridge course where they can study little bit now on, they are coming up with different see, in government, state government has given permission to BMS people to practice allopathy. Okay. तो ये ब्रिज कोर्स अब कर रहे हैं कि इवन एलोपैथी कैन प्रिस्क्राइब, यानी वो क्रॉस प्रैक्टिस तो चल ही रहा है सिंस लॉन्ग, यानी इवन एलोपैथी एमआर जाते हैं आयुर्वेद के कंपनीज के, वो लोग उनको समझाते हैं कि ये इस पे है, तो वो देते हैं एंड इट इज कंसिडर्ड एज सेफ, बट एक्चुअली नहीं रहता इतना सेफ। आयुर्वेद का बारे में बहुत कुछ ये है कि हर्ब्स है, चलता है, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन क्रॉस प्रैक्टिसेस हो रही है। सो अभी दे हैव कम अप विद ब्रिज कोर्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स बेसिक, तो फिर उन्होंने भी करना चाहिए और आयुर्वेद वालों ने भी एलोपैथी समझना चाहिए, ऐसे दैट्स अ गुड कंसेप्ट एक्चुअली। हम लोगों को कुछ नहीं एलोपैथी, आपको कुछ नहीं। one of the things I think which you did very interestingly after doing Ayurveda, you did a good amount of research and I think you were associated with a NGO जिसमें आपने काफी सारे चीजें की है, तो tell us something because it's quite a fascinating thing which you have done maybe 30 years back, and I think many of them are now getting implemented by the government or getting accepted, but what you had done maybe so many years back. एक्चुअली मैं इंटर्नशिप कर रही थी तब एक कॉलेज में एक नोटिस लगा था कि LSPSS is offering scholarships for students who are keen to join ट्रेडिशनल हीलर्स। ट्रेडिशनल हीलर्स कोई फैमिलीज में पहले आयुर्वेद चलता था, तो वो लोग पढ़ाएंगे एज अ BMS ग्रेजुएट गोइंग अंडर देम, लर्निंग प्रैक्टिकल लर्निंग। तो आई सेड आई वांट टू गो हियर इंस्टेड ऑफ डूइंग MD आयुर्वेद फ्रॉम कॉलेज। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया था। तो कोयम्बटूर में, केरला में अष्टवैद्य वो परंपरा है वो फैमिलीज में, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आए थे, हम फिर मेरा उन्होंने देखा, लेकिन लैंग्वेज बैरियर बहुत था और 3 इयर्स MD जैसे 3 इयर्स वो था कि मैं गुरु शिष्य परंपरा बोलते ना वैसे ही। सो फिर मैंने वहां से वो लोग बोले कि मलयाली सीख पढ़ के आओ। तो ये था कि बाई that time I was 22, तो फिर मैंने फिर मलयाली सीखना, फिर बाद में मम्मी ने कैलकुलेट किया 28 तक तो ये आएगी नहीं वापस, बोले नहीं जाना, तो महाराष्ट्र में अगर कोई हो तो उनसे पूछो, यहाँ के ट्रेडिशनल यानी मराठी लैंग्वेज है तो प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं पुणे गई, फिर पुणे में डॉक्टर नानल वैद्य नानल है, उनके वो है, उनके यहाँ फिर जाती थी और फिर हॉस्पिटल में भी काम किया पुणे में। नानल सर के यहाँ काम करते वक्त फिर वो एक हर्ब्स का ये प्रॉब्लम आता था कि हमेशा उनको थोड़ा सा डाउट आ जाता था कि ये जो हर्ब्स है ये वही है, पता नहीं यानी वही दे रहे हैं क्या, रिजल्ट मिलेगा क्या, यानी यहाँ तक ये था उनका। तो मैंने एक बार सर से पूछा कि सर सब लोग क्लिनिकल इसमें ही काम करते हैं तो ये मैं करूँ ये? बोले हाँ ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि किराना दुकान कोई देता है ना कि ये है और हम नागकेशर है हम खरीद लेते, वैसे ही आयुर्वेद का चल रहा था, यानी स्टूडेंट्स कोई वो लाइन में कोई जाते ही नहीं थे, सब क्लिनिकल प्रैक्टिस के। तो सर बोले ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल जाना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ एक NGO का एक ये था कि हम औरंगाबाद में काम है, एक NGO को चाहिए है डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर नहीं बट दे वांटेड अ डॉक्टर। तो मैं वहां गई और फिर मैंने कहा कि मैं काम करूंगी, मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करूंगी। तो विलेजेस में जाके मेडिसिन देना, क्लिनिक्स खोलना, ये सब था। फिर along with that I said I want to start this इनकम जनरेशन प्रोग्राम। एक सेपरेट प्रोग्राम ही फिर प्लान किया वहाँ, where I went along with botanist and traditional healers। ट्रेडिशनल हीलर्स भी वहाँ गांव में फर्स्ट कांटेक्ट यानी उनका ही रहता है विलेजर्स का, तो फिर मैं उनको भी साथ में लेती थी कि आप लोग ये प्लांट को क्या बोलते हो,
तो वो लोकल लैंग्वेज, फिर हमारी संस्कृत, फिर बॉटनिस्ट क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम, ऐसे वहाँ डेटाबेस तैयार किया हमने। और फिर वैसे हाँ, तो वो जो ट्रेडिशनल हीलर्स यूज करते हैं वो आके नर्सरी में लगा, ऐसे करके वो एक एंटायर 4.5-5 years में मेरा इतना फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम था वो प्रोजेक्ट ही, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। और मोर देन 100 स्पीशीज तब 93 में मैंने काम शुरू किया, 1993 टिल 98 जनवरी, आई थिंक दिसंबर 97 जनवरी 98 में वहां तक वही सब पूरा। वहां फिर कल्टीवेशन भी हमने शुरू किए कि फार्मर्स को इससे इनकम कैसे मिल सकती है। वो ड्रॉट हिट एरिया था, तो हम क्रॉप्स दैट विल नीड लेस वाटर। तो मेरे साथ एक एग्रोनॉमिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट है, हमारी एक टीम हो गई थी। और वहाँ औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के एकदम सीनियर वीएन नाइक प्रोफेसर थे, ही वाज वेरी ओल्ड एंड रिटायर्ड थे, फिर भी मेरे साथ आते थे। टैक्सोनॉमिस्ट यानी प्लांट आइडेंटिफिकेशन में एकदम मास्टर। बहुत हम लोग ट्रैवल किए और फोटोग्राफ्स निकाले, फिर प्लांट, इट वाज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। और फिर वो नर्सरी, फिर इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन महाराष्ट्र। एंड तब गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं था, ये प्रोग्राम ही नहीं था। 2002 में फर्स्ट टाइम, दिस वाज ऑल आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। हाँ, तो उसमें एक्सपोर्ट्स में हर्ब्स जाने डिमांड आ रही थी, बिकॉज इट वाज ओपन। अदरवाइज हमारी जब क्लोज्ड इकोनॉमी थी तब हमारी ये कहीं जाते नहीं थे प्लांट्स। सडनली डिमांड बढ़ गई थी। और फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर आया था कि ये हर्ब्स को इतनी डिमांड है बाहर। चाइना का इकोनॉमी, इट्स बैकबोन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, हर्ब्स। तो फिर अपने यहाँ भी इतना पोटेंशियल है, तो फिर कल्टीवेशन में हम तब नहीं थे। हमारे तब औरंगाबाद में मैं छोटे प्लॉट्स ले रही थी, अपने ही सीड प्रोक्योर करके। तो वो काफी सक्सेसफुल हो रहे थे, एग्रोनॉमिस्ट था हमारे साथ। और फिर हम लोग वो सब ये करके मार्केट में जाते थे कि हमने कल्टीवेट किया है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारी फील्ड यानी इतना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था कि विलेज फॉरेस्ट में से कलेक्ट हुआ कोई चीज आना और हमने कल्टीवेट करके, लोगों को कुछ उसमें ये नहीं था। they were not bothered about quality, क्योंकि they were used to that material that is coming from forest. So species mix हो गई, after drying nobody can make out. और adulteration हुआ तो वो भी नहीं। तो ये अच्छी genuine quality, good quality material बोला तो nobody was interested actually. तो ये market was a big problem. फिर then I realized कि ये इतना easy नहीं है। NGO है तो हम लोग ने सब sustain as a research project हमने सब कर लिया। फिर मैं आयुर्वेद डॉक्टर्स को कांटेक्ट करने लगी कि अच्छी क्वालिटी रॉ मटेरियल हमारे पास है और मैं यही आपको सप्लाई करूंगी, सो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ऐसा अल्टीमेट एम तो पेशेंट्स पे ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना चाहिए। तो मेरे पुणे के सर थे, उन्होंने बहुत एनकरेज किया। ही यूज्ड टू परचेज फ्रॉम मी। फिर बाद में आई थिंक बाय दैट टाइम आई वाज 29 एज। फिर पेरेंट्स का प्रेशर कि नागपुर आ जाओ, अपने यहाँ इधर नागपुर में करो जो करना है। I purchased those plants and I came to Nagpur. क्योंकि मेरे बाद उन्होंने कितनी एडवर्टाइज दी पेपर में, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर्स को किसी को इंटरेस्ट नहीं था उसमें टाइम। और अभी तो लास्ट कुछ 2002 में पॉलिसी ड्राफ्ट हुई, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। 2005 में गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इट वाज I was quite before time. तो बाद में अभी इवन नाउ ऐसे MD आयुर्वेद इसमें नहीं है, एज अ डिग्री नहीं है किसी की, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं। बट एक नई ब्रांच शुरू हो गई। और अभी तो गवर्नमेंट को इतना प्रेशर आ रहा है, ये हर्ब्स प्रोक्योर करने का डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। और अब कोविड के बाद में तो बहुत हुआ है। बट हम लोगों ने बहुत पहले करना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से
बहुत लेट हुआ। अभी मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है, आयुष मिनिस्ट्री, फिर बाद में थोड़ा फास्ट हो रहा है सब। So when you're looking at, for example, Ayurveda, I'm saying more from a normal person's point of view. Why don't people go? Because if I go by my own experience, what ends up happening is कुछ चीजों में हम लोग आयुर्वेदिक में चले जाते. For example, cough and cold, which is most common problem. So I think we always end up now buying any syrup which is Ayurvedic, or at least the labeling says Ayurvedic, तो वो ले लेते हैं. या फिर for example, my mother's के नी के जो problem होते हैं, तो since we are not able to get a solution, we are not looking at surgery as an option. So I think I had contacted you, and आपने जो बना के भेजा, that was very, very helpful to my mother. So these are the extreme, but otherwise on a daily basis, not daily basis, whenever you have any kind of ailment, लोग आयुर्वेदा में जाना नहीं चाहते. So what are the mindsets of people, and why don't they want to go for that? Actually, there are many misunderstandings about Ayurveda. As a it is always looked at as a cure. Means basically what Ayurveda is, it is the way of living. हम लोग जो as a Indian culture बोलते हैं ना, that is Ayurveda. Okay. Ayu, and it talks about your life. Okay. What you should do, what you should not do, what you should eat, what you should not eat. तो ये सब it is all linked to season. Okay. कि ये season, ये आ रहा है season, so what you should start avoiding. Okay. You cannot have one food in all 3-4 seasons. ऐसे है. So it is more about do's and don'ts. हम लोग जो बचपन से घर में, मेरे घर में तो बहुत था, मेरे पिताजी ने आयुर्वेद के बनारस के थे, तो बहुत ये, तो मुझे आयुर्वेद सीखने के बाद समझा कि ये इतने सारे रूल्स, इनको जो मैं पढ़ती हूँ, इनको पहले से ही कैसे पता था. नहीं, दैट इज पीपल यूज्ड टू फॉलो इट रिलीजियसली. ऐसे था वो, इट हैड बिकम पार्ट ऑफ कल्चर. कि ये शाम को नहीं खाना चाहिए, ये इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए. तो ये रूल्स जो है ना, ये आयुर्वेद है. और फिर वेज नॉन वेज भी है. और लोगों को एक इम्प्रेशन इतना ही हुआ है कि आयुर्वेद यानी मेडिसिन सिर्फ. तो हम आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ सकते हैं. एक्चुअली दे कैन बिकम गुड फैमिली फिजिशियंस. दैट वाज, आपके फैमिली में 4 लोग हैं, चारों की प्रकृति जो हम बोलते हैं नेचर अलग है. किसी को ये पसंद है, उसको पसंद टेस्ट वाइज, किसी को ठंड लगती है, किसी को गर्मी होती है, किसी को पंखा पसंद है, किसी को एसी सहन नहीं होता. ये सब चीज है ना, तो आयुर्वेद वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं कि why she is like this. And even temperament, Ayurveda में you can imagine, 5,000 years back they had studied details में मन का स्टडी किया है. मन, its effect on body. तो और फूड और कुछ खाने से उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ये सब हर चीज यानी आयुर्वेद है. और हम अनोइंगली हम लोग काफी जी रहे हैं आयुर्वेद, बट वी डोंट नो. और फूड, व्हाटएवर इंडियन फूड वी हैव, ये सब आयुर्वेद में है. पूरी, पराठा, फुल्का, सब कुछ आयुर्वेद में है. और घी बनाना घर में जो मेथड है वो, फिर बटर, उसके डिफरेंट टाइप्स बटर हम लोग जो बनाते हैं, तो वो कैसे बनाना. फिर पनीर का भी वर्णन है. और सब संस्कृत नाम है जो अब इतने सालों में नाम बदल गया, और एरिया वाइज भी चेंज होते हैं. अचार, सब टाइप के अचार, पापड़, सब कुछ है आयुर्वेद में वर्णन. क्या नया से है. और हम लोग जो इंडियन फूड है पूरा उसमें है ने, एक पूरी ब्रांच अभी डेवलप होने की है आयुर्वेदिक फूड की. इतना इंटरेस्टिंग है वो कि हम लोग जो रेगुलर प्रैक्टिस में है वो आयुर्वेद में डिटेल है. और उसके इफेक्ट्स बॉडी पे, ये खाओगे तो ऐसे होगा, दही का पानी पियोगे, सिर्फ ऊपर का पानी पियोगे तो ऐसे होगा. छाछ, मलाई, ऊपर का बटर निकाल के पियोगे तो ये बॉडी पे इफेक्ट है, बटर रहने के बाद पियोगे तो ऐसा है. इतना डिटेल है. उन्होंने कब प्रैक्टिकल सब किया है पता नहीं, बट एवरीथिंग इज रिटन. We have these written text.
अदर कंट्रीज दे हैव, और चाइना में भी रिटन टेक्स्ट है, और आयुर्वेद है, इंडिया में है। अदरवाइज ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलते हैं वो ओरली चाह रहे हैं, हमारे दोनों है। माय इंटरेस्ट वाज आल्सो विद ट्रेडिशनल हीलर्स कि वो लोग ओरल ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। समवेयर वो नॉलेज फ्रॉम आयुर्वेद टेक्स्ट वाज ट्रांसफर्ड टू देम, ट्रेडिशनल हीलर्स इन जंगल में जो रहते थे। तो ये ऐसे सब वो जो लिंक है ना, बहुत स्कैटर्ड है पूरा। nobody knows कि its base is lies in आयुर्वेद। और लोगों में ये है कि आयुर्वेद का रिजल्ट्स लेट आते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स। ऐसे नहीं है। इतना ज्यादा हमको फूड पे ये किया है ना कि हम लोग ट्रीटमेंट शुरू किए और पेशेंट ने अगर हमने बताया वो चीज अवॉइड नहीं की तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं। जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उनको आदत रहती है कि नॉर्मल फूड जो खा रहे हैं वही खाओ, जैसे रहते हैं वही। हम लोग बताएंगे कि एज फार एज पॉसिबल एसी में अवॉइड करो या फिर बॉडी कवर्ड रखो अगर आर्थराइटिस का पेशेंट है। नहीं हो पाता है तो दे सिंपली से कि नहीं हो सकता ये सब हमसे। तो फिर बहुत लिमिटेशंस। या आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी एक ये है ना, मतलब अभी तो आई थिंक सिंस आई गेव द एग्जांपल ऑफ ए कफ सिरप, I remember the cough syrups which used to be having, let's say 25 years back, Ayurvedic जो थे, that didn't have the sweet taste. अभी तो they have started maybe कुछ they make it little bit more favorable for people. तो कई लोगों का ये रहता है कि यार स्मेल, हाँ स्मेल इतना आ रहा है और टेस्ट इतना है, मतलब you can't have it or itself, मतलब वो उससे अच्छा, मतलब so is there something can be done on that? Because फाइनली अगर खाना ही है कोई मेडिसिन, वो थोड़ा सा मतलब पैलेटेबल हो जाए, मतलब पता नहीं, एवरीथिंग कैन नॉट बी मेड स्वीट, बट नहीं टैबलेट्स है, कैप्सूल्स सब उसमें आते हैं, अब तो सब फॉर्म में आ रहे हैं, ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल हो रहा है। दैट इज R&D पार्ट की, कैसे इसको और पोटेंसी बढ़े इसकी। तो बेसिकली सब चीज है आयुर्वेद में, लेकिन अब मॉडर्न फार्मा कंपनीज के कंपैरिजन में अभी वो आयुर्वेदिक जैसा, एटलीस्ट व्हाट आई फील, आयुर्वेद को आयुर्वेदिक लाइंस पे ही डेवलप किए तो अच्छा है। इफ यू इसको मोल्ड किए मॉडर्न इसमें, तो फिर भी मॉडर्न मेडिसिन में जैसे पेनिसिलिन बनना है, इट्स बेस इज हर्ब, सो वैसे ही फिर मेडिसिन बनेंगे, दैट विल नॉट बी आयुर्वेदिक। एज एट द मोस्ट वी कैन से इट इज हर्बल, बट आयुर्वेद नहीं होगा वो। तो आयुर्वेदिक इसमें बनेंगे तो हाँ, अब डिमांड जैसे है, अब लोगों को कड़वा नहीं खा सकते, पहले लोग खा सकते थे, अब इतना नहीं, तो मे बी टैबलेट फॉर्म में कोटेड ऐसे कुछ उसका चेंज करके हो सकता है, बट I feel Ayurveda must remain in Ayurvedic form. But as you very rightly said, when people really need it, so for example, in our last 1 year or 1.5 years, because of the pandemic, the Kada became I think everyone is making their own thing. So jo bhi hai, pata nahi, whatever it is, but every household, at least in the Indian context, have accepted it and making their own thing. Now उसमें एक I don't know whether it's a problem, because see, अगर जो मेरे घर में बन रहा है काढ़ा, okay, based on whatever I understood कि ये चीजें डालनी है, एक स्पून इस चीज की डालनी है, वो डालनी है, whatever, and जो आपके घर में बन रही होगी, there might be a little bit of difference because of आपने कितने देर बॉयल कर दिया, I am not sure about the process. तो वो end product will differ. तो some people जिन्होंने perfectly, हाँ, और डिफर्स इन टेस्ट, डिफर्स इन क्वालिटी, और इंग्रेडिएंट्स कितने डाले हैं, इन व्हाट प्रोपोर्शन यू हैव, वो भी डिफर करता है। एंड वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट काढ़ा ने नागपुर के वेदर में, वो दैट वाज नॉट सूटेबल। क्योंकि यहाँ देखो मार्च में कोविड शुरू हुआ, अप्रैल में गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई काढ़ा की, एंड अप्रैल में यू कैन इमेजिन नागपुर का हीट, एंड जून उसमें ब्लैक पेपर, उसमें फिर ये था दालचीनी यानी सिनेमन, फिर तुलसी, और इन्हें हमारे आयुर्वेदिक का इससे इट विल कॉज हीट, ओके, इट विल कफ के लिए इट
may act as a preventive, but लोगों को complaints आना शुरू हो गए थे. तो अभी as an Ayurved doctor I used to say कि इसके साथ ये भी लो और लो रोज नहीं लेना. तो ये चीज है ना कि यूनिवर्सल एक सबकी ये अलग है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम सबको एक ही चीज नहीं बोल सकते. और सीजन तब समर में तो हम नहीं, फिर बाद में रेनी सीजन आया तब हमने कहा कि हाँ आप काढ़ा आप रोज ले सकते हैं, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू इंडिविजुअली कि हाउ मच यू कैन टेक इट, यानी डेली और alternate days or maybe twice a week. तो ये सब इंडिविजुअल अपना एक्सपीरियंस पे ही चलता है, वो आयुर्वेद का वैसे ही है. और अभी जनरलाइज एक करो कि ये एक ट्रीटमेंट सबको कॉमन, तो दैट इज वेरी बेसिक है जो इट इज नॉट हार्मफुल. जैसे जो गुड़वेल बताते हैं, गिलोय बताते हैं, टिनोस्पोरा, दैट इज नॉट हार्मफुल. तो दैट कैन बी टेकन एज इम्यूनिटी बूस्टर, कोई भी सीजन में हम ले सकते. बट ये जो प्रॉब्लम है ये यूनिवर्सल सब, मैं यहाँ से यूके में किसी को बता रही हूँ, वहां फिर बाहर कैसे वेदर है, हम लोग सीजन भी पूछते ही हैं. तो अब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ने जो रशियन से सुना है और जर्मन से पुणे में, प्रकृति हम लोग जो बोलते हैं कि मेरी बात इसकी बात है, इसकी पित्त है, वहां भी वो लोगों को मिला है वैसे सेम पैटर्न, सेम थिंग, लाइकिंग्स इनके कि मुझे भी ये पसंद है. तो ये यूनिवर्सल है कि यू कैन कैटेगराइज इन 3 वात पित्त कफ में सबको, बट उसमें फिर सब जो है ना वो बहुत सीजन वाइज चेंज होते हैं. आई कैन नॉट बी सेम ऑल द टाइम. और इवन मेरी थर्स्ट जो है मेरी बारिश में कम है, समर्स में 8 glasses ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर हम लोग नहीं रिकमेंड करेंगे. ऐसे ने आयुर्वेद डिफर्स किए. लोगों को हम लोग ऐसे बोलते कि इंटरनलाइज करो, खुद को देखो, खुद को समझो, अपनी बॉडी की नीड्स क्या है. नहीं, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव. आयुर्वेद को कर रहे हैं ना, आयुर्वेद मेडिसिन ले रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग इतना डिटेल में पूछते तो पेशेंट्स को पता ही नहीं रहता. दे नेवर थॉट अबाउट इट कि तुमको पसंद क्या है, वेदर यू लाइक स्वीट. यानी ऐसे पूछे तो वो सोचने लगते हैं क्या पसंद है पता नहीं. उनका ऐसे आजकल जो दिख रहा है खा लिया ने, दे वेरी इनसेंसिटिव. तो आयुर्वेद की तरफ जाने का उनको ये भी है. पर मेरा एक पेशेंट परसों था 25 year old एंड शुगर बहुत हाई. तो मैंने उसको पूछा लाइफस्टाइल, तो रात भर जागना, दिन भर सोना, यानी उनका टोटली ये था. तो फूड हैबिट्स, तो मैंने उसको लाइफस्टाइल डिजीज बताया, समझा कि ये क्या हो रहा है एट द एज ऑफ 25 विथ नो फैमिली हिस्ट्री एंड ही इज हैविंग शुगर. फिर उसको समझ में आया कि वेयर थिंग्स वर गोइंग रॉन्ग. यानी वो रात को 2 बजे भूख लगी तो खा लेगा. वी कांट टेक आवर बॉडी फॉर ग्रांटेड. नॉट नीदर बॉडी नॉर मेंटल हेल्थ, दोनों साथ में ही है. ने आयुर्वेद में तो दोनों एक ही है. इनफैक्ट मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ये है कि मन का बहुत ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट होता है. इफ यू आर हैप्पी तो योर बॉडी टेक ऑल पेन without any, you don't even notice if there is any physical pain. But लेकिन मन से ही तुम खुश नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा भी हम वो कंप्लेन करने लगते हैं कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है. I think that's wonderful because I think आपसे बात करके मुझे तो बहुत क्लैरिटी मिली about how this whole science of Ayurveda works. Let's look at little bit more about your exposure which is there, because you have spoken so much about the Indian culture and Ayurveda is based on that, as you were talking about. So for example, you have stayed in 2 very very different countries for some period of time. One is Scotland, another is Oman. So what are your observation about how culturally different it was for you, and how was your experience living in those countries? Oman, I think I stayed in Oman for more than 1 year, but in Scotland I stayed only for 4 months. Achha. But culturally, both are opposite. Oman is we can say
whatever we hear about India or our culture 100 years back, ऐसे है. But one thing I used to like, hoardings decent रहते, एकदम decent. Smoking का, alcohol का कहीं advertise नहीं. That is very good. Means, if we see good, तो वो है. और वो ही बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं है. और अदरवाइज इट इज क्वाइट लिबरल. हम लोगों के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं है एज इंडियंस. और ना का ड्रेसिंग अप ऐसे कोई कभी किसी ने ना पुलिस, जैसे हम लोग सुनते हैं ना सऊदी कहीं तो ये this Gulf country is very much liberal. Oman is much more liberal there. And we have CBSE schools. In fact, गणपति वहाँ मंदिर है. And शिव जी का मंदिर है वहाँ, बहुत पुराना. I think must be more than 1000 year old. ऐसे था. तो वो शिव जी का मंदिर है, well protected. ओमानी पुलिस रहते हैं वहाँ. और फिर गणपति का है तो हम लोग वहाँ जाते थे. I never found in much difference. सिर्फ आजू बाजू में ओमानी लोग रहते थे. वहाँ इंडियंस बहुत है, इसलिए इंडियन फूड. और इंडियन फूड भी बहुत कहीं भी मिलता है कहीं. So I used to like, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ इसलिए I never tried that side. But पाकिस्तानी जॉइंट्स भी थे, फिर पाकिस्तानी पराठा हम लोग खाते थे. तो जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बहुत ये है, अच्छा है. एंड क्लीन, वेरी क्लीन. आई विल से क्लीन इंडिया. Yeah, it gives you even matlab you would have gone long back. I visited around 4 years back and I was very pleasantly surprised. And compared to Dubai, I liked it much better off, because Dubai in a way felt little bit of too much of artificial पता नहीं, it's a man-made city in a way. But here there seemed to be more life in Oman. As you said, it looked like जैसे नागपुर जैसे शहर लगा, मतलब मेरे को. एक्चुअली वहाँ के और बंगलोज, वहाँ के जो विलाज है ट्रेडिशनल सैंड के भी है. वो भी है ने. दे हैव मेंटेन देयर कल्चर. यस. I could make out कि वो बहुत, they are very particular about Omani, being an Omani, and they feel proud about being Omani, and they have some different culture than other Gulf countries, and they are trying to maintain it, preserve it. And Scotland, how was your, matlab, it's a much more I think very different than either India or even Oman? My elder son was 5 years old. Okay. Oman से हम Scotland गए. First thing, he was just shocked, and I really and he could make out the difference कि वहाँ he had never seen a lady driver. Okay. और वहाँ Scotland में, and he thought he knew कि his mother can drive, but बस इतनी बड़ी बस एक लेडी चला सकती है नहीं. उसको इतना वो शौक कि बस यानी आर यू श्योर शी अलोन ड्राइव्स, कि दूसरा बाजू में कोई है ना बैठा है. यानी वो उठ के देखता था कि वहाँ कोई बैठा है क्या. ये इतनी ह्यूज बसेस लेडी ड्राइव करती है. एंड टिकट चेकर लेडीज. तो ये जो वहाँ उनको ये दिखता है ना, इवन वी कुड मेक आउट, बट my child could make out that difference कि इतना open है वहाँ. और women empowerment is there, and I think they are equally doing all kinds of jobs, which all jobs, yeah. Even train में भी हम लोग गए थे तो ticket checker was वहाँ there was no difference between ये job wise कहीं भी यानी ओमान में कहीं दिखते हैं. Oman में कभी कुछ नहीं. Yeah, I think that's now once you have mentioned that, that is also my observation. I don't think I have seen ladies in the workplace too much. Not that I was there for only 4-5 days, and mostly you visit touristy place, so it was very rare. बाहर भी थोड़े कम ही दिखते, मतलब on the road and otherwise.
You एंड don't. पार्क में मैं बच्चों को लेके पार्क में जाती थी. आई डोंट रिमेम्बर आई हैड एवर सीन एन ओल्ड लेडी और मानी लेडी. They prefer to stay within four walls. Within ऐसे four लगता है मुझे. walls and do that. Yeah. Okay, so we are coming to the last question for this particular segment, or matlab, and that is always my favorite thing, and which is always about food. So, agar now if you have to plan for a dinner for someone, some guest who is coming, and I'm assuming you're going to do it for me, because I'm trying to Of indirectly course. ensure that I get one. So, what will be there on your menu? And Last now I time, know that it will differ if it's in rainy season or whether it's summer or whether it's winter. I think different kinds of food yes. menu will be there. आप क्या So रखोगे बताइए? you will have to come in on different seasons To have to different get different. things. Yeah. So let's say we are now वो in the rainy season. Rainy season में आप क्या बनाओगे मतलब dinner में? रेनी सीजन में आपको ये कुछ परहेज ऐसे नहीं है, बट जो थोड़ा इजीली डाइजेस्टेबल फूड जो हो वैसे ही डिनर के लिए ना. तो थोड़ा सा जिसमें क्या कहे, यानी दूध को ज्यादा उबाल के बनाई हुई चीज नहीं, समथिंग दैट विल मेक स्टमक अपसेट, ऐसे नहीं. मतलब रसगुल्ला नहीं खा सकते रात को, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, रसगुल्ला खा सकते हैं. रसगुल्ला तो लाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इनफैक्ट इट इस दूध से काफी मतलब ये बना हुआ रबड़ी है. रबड़ी अच्छा, रबड़ी नहीं खा सकते. ओके. बासुंदी, रबड़ी, ये सब चीजें ने जिसमें बहुत दूध को बॉईल किया है, ऐसे सब. बट रसगुल्ला इज ऑलवेज, इट इज एंटासिड. हाँ, रसगुल्ला. अच्छा. हाँ, तो ठंडा फ्रिज में रखा हुआ तो आप खा सकते हैं एनी टाइम. और बाकी तो पानी पूरी कब खाना चाहिए मतलब? दैट्स माय ऑलवेज फेवरेट वन. फेवरेट पानी पूरी के लिए ये सीजन अच्छा है, एंड समर्स भी अच्छे हैं. सिर्फ उसमें टैमरिंड का कितना आप यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है. सो इट शुड नॉट कॉज कोल्ड एंड कफ. हम लोग वो बहुत रहता है कि ये नहीं खाना, वो रात के समय में ज्यादा सब परहेज रहते हैं कि दही नहीं खाओ. Okay, I think wonderful. बाकी तो कुछ नहीं. Okay. So I think I got a good idea कि मतलब कब आना चाहिए अगर आपके which season I need to come and have the best. अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि what I like and I'll come on that particular season and then figure out. But I think coming on 15th. नहीं, I will not be able to do, but I think what you people are planning is, I think a plantation like this, that's what we started. I think that's a very commendable job, and that's one living example of how you have lived your life, which is about doing things in a very, very perfect manner, and always with nature, because one तो from a scientific way you are aware of क्या करना है क्या नहीं करना है. But other than that, I think whatever you have done in your life is really commendable, the kind of research you have done. One thing which before ending, and I think it will not be proper, I think I'm missing out about what you have been doing in the last couple of years, because in Gadchiroli you have been doing lot of things which is there. So before we end up, why don't you talk about that? Yes, Gadchiroli mein actually the Gondwana University has one science and technology resource center. It is set up by government of Maharashtra. Achha. So I was appointed there, and its mentor institute is IIT Powai. I was appointed as a resource person there, and I was responsible for all medicinal plant related activities, whether it is with traditional healers or conservation of rare endangered species, or plantation or cultivation, all activities, whatever. And it was entirely, I had to take up that responsibility of planning. And Gadchiroli has so much flora, 70% of it is covered with forest. So if possible, I am still trying to give market to the collection, and a forest में जो collection होता है already, so trying to link up. तो वो है, and
I'm trying, since I have now our own established nursery and production center, so I'm trying to link it up and giving income to tribals and collectors, not through any trader, directly उनको मिलना चाहिए, ऐसा intention है. Okay, I think that's wonderful. Yeah, go ahead. Endangered, some species are and vanishing from forest. Yeah. Over exploitation हो रहा है. True. So, and nobody is bothered about regeneration or replantation. So I had taken up that project of conservation of rare, endangered and threatened species in Gadchiroli. Okay. So that was supported by DST. And another project I took up was documentation of knowledge of traditional healers. So that's an ongoing project. I have covered 4 talukas. I'm yet to go to South Gadchiroli, Bhamragarh, and that side. I think that's wonderful. So wish you all the best on this venture of yours, which is going to be making the livelihood of tribals much more better if this really works out. And keep on spreading this good word, because many of us are not aware, and आज के तारीख में everyone does not have so much of patience to really go and understand a full science which is there, and maybe sometimes it's, as you pointed out, maybe it's not available in a language, because I don't know Sanskrit. I might not be able to pick up some of the core things which is there, and I don't know what has happened to the translation and is it really worthwhile which is there. But I think it was such a wonderful. Sorry. Yeah, and it's very interesting if you get a chance to read our ancient philosophy, Indian philosophy. I recommend, actually, you can pick it up easily. It's a Nyaya, Vaisheshik, Sankhya, Mimamsa, Yoga. Means in those ancient period, we had people who believed in God, who did not believe in God, and everyone was. It was accepted. And so those are our, you must read it. It is very interesting. It is very fascinating. Okay, thanks a lot for that particular recommendation. I'll definitely will look it up, and wish you all the best. It's always wonderful to interact with you, and thanks a lot for taking time out and sharing your Zindagi Ka Safar with our viewers and with me. Thank you for inviting me. I'm so happy. And I am inviting you for this 15th August personally. Okay. Yeah, thanks Please do a lot. Come last time. Yeah. Okay, chaliye, bye. 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 See you.